जोहार साथियों, स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2 जून के उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो प्रभात खबर एडिशन में प्रमुख रूप से दिए गए थे। और ये सभी न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, रेलिवेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं, आज से जो है क्वेश्चंस आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं रीड कर सकते हैं। एक्सप्लानेशंस मैं कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट तरीका होता है उससे आप लोगों को दे सकूं, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल होके जो है इसको समझ सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग है, इसने जो है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसकी बिजली दरों से संबंधित एक प्रस्ताव थी, मतलब इसे न्यू टैरिफ कहा जाता है, ठीक है, इसको मंजूरी दे दी है और अब जो है ये पूरे झारखंड में लागू हो जाएगी। तो आपको बताना है ये जो नई बिजली दर है ये कब से लागू होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बिजली दर है ये 1 जून 2023 से पूरे झारखंड में लागू हो जाएगी। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, जो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग है ये काम क्या करता है। ये सबसे पहले काम करता है झारखंड में जो बिजली की दरें हैं या कोई नई कंपनी या कोई नया रूल बनाना हो तो वो सारे चीज़ों का काम जो है वो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग करती है। और उसे फॉलो कौन करेगा? उसे फॉलो करेगी यहाँ की जो बिजली से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं वो फॉलो करती है। जैसे कि मेनली हम लोग क्या जानते हैं, JBVNL, JUVNL और उत्पादन निगम लिमिटेड, ये सब कुछ सरकारी कंपनियां हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पे काम करती है, जैसे कि टाटा पावर। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये यहाँ के जो भी नियम होते हैं उनको फॉलो करती है और ये सब नियम बनाने का काम करता है झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग। अब झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जो झारखंड सरकार की कंपनी है जो प्रमुख रूप से झारखंड में बिजली का जो है संचरण का काम करती है, उस कंपनी की जो नई बिजली दर है उसको अब मंजूरी दे दी है और ये पूरे झारखंड में 1 जून 2023 से लागू हो जाएगी। कुछ प्रमुख यहाँ पे पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें जो एग्जाम में बाय द वे पूछे जा सकती है, हालांकि चांस कम बनता है। तो कितनी वृद्धि की गई है बिजली दर में ये मैं बता दूं, तो अभी वर्तमान में 6.50, कितना? 6.50% की वृद्धि की गई है और ये लगभग जो है मान के चलिए पर यूनिट 5 पैसे की वृद्धि है। तो बहुत ज़्यादा वृद्धि है नहीं। कुछ फिक्स चार्जेस में भी बदलाव किए गए हैं, जो मंथ वाइज फिक्स चार्जेस होते हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिंचाई वाली बिजली किसानों को मिलती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के बारे में। शॉर्ट में इसे कहते हैं JSERC। क्या बोलते हैं? JSERC। अब देखिए, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये स्थापित किया गया था 22 अगस्त 2002 को। कब? 22 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात करते हैं झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसे JSEB कहा जाता था, और 2001 में इसका जो है स्थापना हुआ था। 2013 तक ध्यान रखिएगा, ये जो JSEB है यही झारखंड में बिजली का सारा काम करती थी सरकारी कंपनी के रूप में। लेकिन 2013 में, कब? 28 जून 2013 को, 28 जून 2013 को इसे पूरी तरह से बांटा गया 4 अलग अलग कंपनियों में और JSEB को समाप्त कर दिया गया। और वहीं पर से जो 4 प्रमुख कंपनी है उनका जो है निर्माण हुआ, जिसमें JUVNL है, JBVNL है, JUUNL है और JUSNL है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख कंपनियां हैं ये झारखंड सरकार के अंतर्गत ही आती है। फॉर्मेशन आप लोगों ने देख लिया, 22 अगस्त 2002 को जो है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जो है वह स्थापना किया गया था। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है अमिताभ गुप्ता, ये भी ध्यान रखना है। और ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ गुप्ता इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने वाली बात है
कोई व्यक्ति अगर अपना बिल 5 दिनों के अंदर दे देता है, 5 दिनों के अंदर, तो उसे 2% की छूट भी दी जाएगी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने उच्च शिक्षा मतलब कि हायर एजुकेशन में सुधार से, रिफॉर्म से संबंधित जो है 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो प्रोफेसर क्षिति भूषण दास को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, कमेटी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर क्षिति भूषण दास। आपको बताना है ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वर्तमान में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रांची यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड मतलब कि CUJ, जो कहाँ है? ब्राह्मणे में है। इसका नया कैंपस भी बन रहा है। तो CUJ ब्राह्मणे के जो कुलपति हैं कौन? तो क्षिति भूषण दास। इनको जो है यूजीसी ने नई कमेटी का जो है वो अध्यक्ष को जो है वो बनाया है। और ये काम क्या करेगी? तो ये काम करेगी जैसे कि सबसे पहला काम होगा इसका, जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, वो सबसे पहले यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते, उसको बार बार इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर नज़र रखना। फिर जो टीचर्स की बहाली होती है कॉलेजों में, मतलब प्रोफेसर्स बोल सकते हैं, उनकी बहाली के लिए गाइडलाइंस जारी करना, और साथ ही साथ जो PhD में एडमिशन होती है कॉलेजों में, उसको लेके जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ये सबसे पहला जो है काम होगा इस कमेटी का, कि इसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से कैसे बनाया जा सके। साथ ही साथ उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, इसी के संबंध में ये कमेटी अपना जो रिकमेंडेशन है वो यूजीसी को देगी। तो ध्यान रखिएगा, जो क्षिति भूषण दास हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के हैं। बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आने वाले 10 वर्षों में भारत किस देश के साथ बिजली का आयात 10,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले दिनों में नेपाल जो है एक बड़ा जो है सोर्स बनेगा भारत में एनर्जी के लिए, और भारत जो है नेपाल से एनर्जी इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। यदि आपको पता ना हो तो नेपाल जो है अब भारत को बिजली बेच रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ह्यूज जो है वो संभावनाएं हैं, काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। नदी वगैरह है, और पहाड़ से जब नदियाँ गिरती हैं तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चांसेस भी लेके आती है। तो नेपाल जो है भारत को अगले आने वाले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट तक बिजली सप्लाई करेगा। नेपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेपाल का जो राजधानी है वो काठमांडू है, ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। किस किस राज्य के साथ अपना जो बॉर्डर है वो साझा करता है नेपाल? तो देखिए, उत्तराखंड के साथ करता है, यूपी के साथ करता है, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और नेपाल में फेमस जो है वो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है काठमांडू में। साथ ही साथ टूरिस्ट स्पॉट बहुत सारे हैं, और लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह करने के लिए और रॉक माउंटिंग वगैरह करने के लिए नेपाल जाते हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट भी जाना है आपको चढ़ने के लिए, तो आपको नेपाल के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो ये हो गया नेपाल के। और नेपाल के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के भी प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो अभी भारत की यात्रा में आए हुए हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने भारत के साथ MOU साइन किया है। पेट्रोलियम के सेक्टर में, हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके सेक्टर में, मतलब कि पन बिजली सहयोग, ठीक है। उसके बाद भारत जो है नेपाल में अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगाने में नेपाल की मदद भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है MOU वगैरह साइन किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडल्य, ठीक है, रामचंद्र पौडल्य हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेपाल से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सुगौली की संधि 1816, ये हिस्ट्री का बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो भारत ने जो है नेपाल के साथ किया था। भारत ब्रिटिश कालीन भारत जो था उसने नेपाल के साथ किया था, और BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पहली 3D प्रिंटिंग से बनने वाले मंदिर। 3D प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे जो है पूरा का पूरा बिल्डिंग भी बनाया जा सकता है। तो 3D प्रिंटिंग से बनने वाली मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नई बिल्डिंग है ये तेलंगाना में किया जा रहा है,
और ये एक्चुअली में एक शिव पार्वती जी का मंदिर होगा जो 3D प्रिंटिंग से मतलब कि बहुत जल्दी जो है इसे तैयार किया जाएगा। 3D प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके अहमदाबाद कैंट, जो भारत का अहमदाबाद कैंट है, उसमें आर्मी के लिए एक 3D प्रिंटिंग घर का जो है निर्माण किया गया था। मतलब कि जो कैंट में घर होते हैं ना, वो निर्माण किया गया था 3D प्रिंटिंग का यूज करके। और भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस ये खोला गया था कहाँ, तो बेंगलोर में। तो 3D प्रिंटिंग से ये 3 चीज़ें आप लोगों को अब ध्यान रखनी है। पहली मंदिर, पहला आर्मी कैंट में बनने वाला घर कहाँ बना था, और 3D प्रिंटिंग से बनने वाला पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ था। तो ये जो है प्रमुख क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो एक नई जो है वो रैंकिंग आई है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग। तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान जो है भविष्य में आने वाली चुनौतियां, जो फ्यूचर में आने वाली चुनौती होगी उसको निपटने में कारगर तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, उस कैटेगरी में टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। कहने का मतलब क्या है कि भविष्य में जो भी चुनौती आएगी उसको कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छे से टैकल कर सकता है, उसके लिए सॉल्यूशंस खोज सकता है, ऐसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है जिसमें 1 नंबर पे, मतलब कि भारत में 1 नंबर पे और विश्व में 54वें नंबर पे रहा कौन, तो अमृता विश्व विद्यापीठम। ये तमिलनाडु का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ जो है अपना स्थान बनाया है, टॉप 100 में अपना स्थान बनाया है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लोग और बात करते हैं तो देखिए इस रैंकिंग में प्रमुख रूप से 3-4 चीज़ें जो है वो निकल कर आई। सबसे पहली बात तो जो भविष्य है, भविष्य में कोई अगर चैलेंज आती है तो उसे कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से निपटेगा। दूसरा चीज़ कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में कारगर साबित होगा। तो इसी में जो है अगर हम लोग बात करें, जो एक इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एक इंस्टीट्यूट है शालुनी जैन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, शालुनी जैन, और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये इंस्टीट्यूट को जो है 100 से 101 के बीच, 100 से 200 के बीच, ध्यान रखिएगा, 100 से 200 के बीच जो है रैंकिंग मिली है, काफ़ी ठीक ठाक रैंकिंग है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है एलपीयू, एलपीयू को भी जो है टॉप 300 में जो है रैंक किया गया है, जो पंजाब में है, काफ़ी फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक इंस्टीट्यूट है मणिपाल हायर एजुकेशन एकेडमी, मणिपाल हायर एजुकेशन एकेडमी जो है, इसे जो है जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में, फ्यूचर में जो भी जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाला यूनिवर्सिटी होगा उसमें जो है इसको अच्छी पोजीशन दी गई है, और ये जो है 4th प्लेस पे रहा, ध्यान रखिएगा 4th प्लेस पे रहा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इन यूनिवर्सिटीज़ का जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में से देखने को मिल सकता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है अमृता विश्व विद्यापीठम। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम्स हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी, तो सबसे ज़्यादा चांस है अमृता विश्व विद्यापीठम से जुड़ा हुआ भी पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किस देश में हाल ही में ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत के जो है एस जयशंकर पार्टिसिपेट किए थे। तो साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका किसका मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका ही होता है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में इसकी जो है मीटिंग आयोजित की गई थी। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका का जो अभी कैपिटल है वो है केप टाउन। और ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। आजकल देखिए मैपिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा यूपीएससी सीएससी का, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे तो डायरेक्टली मैप से पूछे गए थे। तो हर एग्जाम में मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैप थोड़ा सा हम लोग लेके चलेंगे ताकि एक कमांड हम लोगों का मैप के ऊपर बन जाए। तो अगर साउथ अफ्रीका के हम लोग जो पड़ोसी देश हैं वो देखेंगे तो वो है नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ठीक है, और समुद्री सीमा से शेयर करता है मेडागास्कर के साथ, ठीक है। तो ये जो है इसके पड़ोसी देश हैं। और अफ्रीकन जो है बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है, इसलिए इसका नाम भी दक्षिण अफ्रीका
रखा गया है। हमारे गांधी जी बहुत दिन तक दक्षिण अफ्रीका में रहे भी थे। तो ये थी इससे जुड़ी हुई। और ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री है, तो ब्रिक्स में देखिए ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और अभी जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो साउथ अफ्रीका के पास ही है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता जीती है? तो ध्यान रखिएगा जूनियर एशिया कप जो चैंपियनशिप है वो भारत ने जो है पाकिस्तान को हराकर जीती है। ठीक है, पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिए थे और इन्होंने जो है जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता जीती है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा ओमान में हुआ था। ठीक है, ओमान का एक शहर है सलालाह, तो ओमान के एक शहर सलालाह में इसका जो है आयोजन किया गया था। ओमान अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, अगर नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो नेबर कंट्रीज़ यूएई है, सऊदी है और यमन है। ठीक है, और ये समुद्री सीमा शेयर करता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें कि अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है जो मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो एक ट्रेन है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो ट्रेन है वो उसका जो ऑपरेशन है वो 93 साल कंप्लीट हो चुका है। 1930 में से शुरू किया गया था और पुणे टू मुंबई जो है ये चलता है। आप लोग देख सकते हैं ये डेक्कन ट्रेन। ठीक है, मुंबई पुणे मुंबई। ठीक है, और काफ़ी इसको दक्कन की रानी भी बोलते हैं, डेक्कन क्वीन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा अब्दुल कलाम आइलैंड से। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है? मेनली उड़ीसा में पड़ता है। और अग्नि-1 काफ़ी मतलब कि 700 किलोमीटर रेंज के साथ इसे टेस्ट किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बात करते हैं आगे, तो एडिडास जो है, एडिडास एक एमएनसी कंपनी है। अब ये जो है इंडियन क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर बन गई है। मतलब कि जो सामान होते हैं, जो किट्स होते हैं, वो अब एडिडास प्रोवाइड कराएगी और एडिडास का ब्रांडिंग जो है आप लोगों को नई जर्सी में भी देखने को मिलेगा। तो इसे लॉन्च कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स मैंने बता ही दिया, थोड़ा सा मैप में देख लीजिए इसको। ये है आपका जो येलो कलर से दिख रहा है वो है ब्रिक्स कंट्रीज़। इधर ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना और इंडिया। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं प्रमुख रूप से ब्रिक्स के देशों में शामिल होते हैं और इसकी जो अध्यक्षता है हर वर्ष बदलती रहती है। और ये जो है BRICS जैसा क्रम है उसी तरीके से ये चलता रहता है। इसके बाद फिर ये बी के पास आ जाता है। तो इस तरह से इसका जो अध्यक्षता का क्रम है वो बदलता रहता है। ये थे प्रमुख न्यूज़ जो मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किया और न्यूज़पेपर में भी प्रमुख रूप से ये न्यूज़पेपर जो है न्यूज़ दिए गए थे। देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वही डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम रिलेवेंट न्यूज़ को ही डिस्कस करना आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ हज़ार होते हैं, वो सब चीज़ों का एग्ज़ाम से कोई भी रेलिवेंसी नहीं होता है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए हो सकता है वो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। और 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाने का रीज़न ये था कि बहुत से लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो बहुत से लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, बहुत लोग से लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। तो दोनों की सहूलियत को देखते हुए जो है मैंने ये डिसीजन लिया कि क्वेश्चन सब दोनों लैंग्वेज में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस का कोई जिक्र नहीं होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ईजी होते हैं लिखने में, तो कोई भी स्टूडेंट जो है इसे आसानी से लिख सकता है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।